Hello students, and this video will discuss chapter number 9 अकबर द ग्रेट। बेटा इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेटेस्ट मुगल रूलर अकबर को, साथ ही साथ पढ़ेंगे इनकी रेवेन्यू पॉलिसी को, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, इनकी आर्मी को। ठीक है, आर्मी कैसी होती थी अकबर के टाइम में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, रेवेन्यू पॉलिसी कैसी थी, रेवेन्यू के लिए किसको एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया था जिसने रेवेन्यू पॉलिसीज को पूरी तरह रिवाइव किया। सो ऑल इन ऑल ये चैप्टर आपके लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है अकबर का पूरा नाम। तो अकबर का पूरा नाम क्या है बेटा? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये ग्रेटेस्ट रूलर थे मुगल डायनेस्टी के। अब यहाँ पर डायनेस्टी वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा? जब सीरीज में एक ही फैमिली के रूलर्स रूल करें, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डायनेस्टी। जैसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल किया, उसके बाद रूल किया बिंदुसार ने जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, बिंदुसार के बाद रूल किया अशोक ने जो बिंदुसार के बेटे थे। देखो एक ही फैमिली से रूलर बनते जा रहे हैं सीरीज में, इसी को क्या कहते हैं? डायनेस्टी। ये थी मौर्यन डायनेस्टी और ये जिसको आज हम पढ़ रहे हैं वो है मुगल डायनेस्टी। और मुगल डायनेस्टी में हम क्या पढ़ रहे हैं? आज का टॉपिक अकबर। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? 1542 सीई में। He was born in 1542 कॉमन एरा। कब हुआ है अकबर का जन्म? 1542 सीई में। कहाँ पर हुआ? अमरकोट में हुआ। बेटा जब इनका जन्म हुआ, जब अकबर बॉर्न हुए, वो पर्टिकुलर टाइम अकबर के पापा, अकबर के फादर हुमायूं के लिए बहुत ज़्यादा टफेस्ट था। ठीक है, हम पहले फुल फॉर्म की बात करें सीई के, तो वो क्या होता है बेटा? कॉमन एरा। ठीक हुई बात। तो किस कॉमन एरा में 1542 में जन्म होता है किसका? अकबर का। ये टाइम किसके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है? उनके पापा हुमायूं के लिए, क्योंकि ये हारे थे किससे बेटा? शेरशाह सूरी से। अकबर बनेंगे बेटा ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया। अकबर का नाम भारत के महान सम्राटों में से गिना जाता है। तो अकबर क्या है? एक ऐसे शासक हैं जिनके बिना इंडियन हिस्ट्री पूरी नहीं हो सकती। अकबर बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। और बेटा इन्होंने अपने मुगल एम्पायर को, मुगल डायनेस्टी को इतनी ग्लोरी दी है कि जो हिस्टोरियंस हैं वो इन्हें अकबर द ग्रेट कहते हैं। और ये जो वर्ड ग्लोरी है इसका मतलब होता है उपलब्धियां। मतलब इन्होंने अपने जीवन में इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं कि जिन उपलब्धियों की वजह से मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा जाना जाने लगा है। और इवन हिस्टोरियंस के लिए भी अकबर जो हैं वो इम्पॉर्टेंट फिगर बन जाते हैं और हिस्टोरियंस इन्हें क्या कहते हैं? अकबर द ग्रेट। ग्लोरी मतलब उपलब्धि भी होता है, यश भी होता है, सम्मान भी होता है। तो इन्होंने अपने मुगल एम्पायर को बहुत ज़्यादा उपलब्धियां दिलाई, यश दिया, सम्मान दिया, दिलवाया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्राउनिंग ऑफ अकबर, अकबर की ताजपोशी। ठीक है, अकबर तख्त पे कैसे बैठते हैं, किस एज में उन्हें क्राउन मिलता है, वो अब हम सब डिस्कस करेंगे। अकबर जब सिर्फ और सिर्फ 13 साल के थे तो उन्होंने थ्रोन को असेंड कर लिया था, थ्रोन उन्हें मिल गया था। तो अकबर को क्राउन कब मिल गया बेटा? जब वो सिर्फ 13 साल के थे, है ना। और ऐसा होता क्यों है कि सिर्फ 13 साल के बच्चे को राजा बना दिया जाता है, सम्राट बना दिया जाता है? वो इसलिए क्योंकि हो जाती है हुमायूं की डेथ 1556 में। अब अकबर तो 13 ही साल के होते हैं ना। अब अकबर 13 साल के हैं तो क्या उन्हें इतनी समझ है कि वो पूरे एम्पायर को प्रॉपरली डील कर पाए? नहीं। तो बैरम खान ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं। बैरम खान बन जाते हैं इनके रीजेंट। अब रीजेंट का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो। क्या होता है रीजेंट? रीजेंट वो पर्सन होता है जिसे अपॉइंट किया जाता है कि भाई वो कंट्री को एडमिनिस्टर करेगा। क्यों? क्योंकि जो मोनार्क है वो माइनर है। ठीक है, अकबर के केस में तो माइनर ही था ना, है ना, क्योंकि अकबर 13 ही साल के थे तो अकबर माइनर थे।
फिर से ध्यान से सुनो, वो व्यक्ति जिससे अपॉइंट किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए कंट्री के, क्यों क्यों अपॉइंट किया जा रहा है? राजा है तो भाई, क्योंकि राजा माइनर है। अकबर सिर्फ कितने साल के थे? 13 साल के थे। और अगर कोई मनाक इनकैपेसिटेड है, मतलब पंगु है, या किसी वजह से उसकी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है, या जो भी कोई प्रॉब्लम है, वो अपने राजपाट को संभाल नहीं पा रहा है, तो भी रीजेंट का अपॉइंटमेंट होता है। और कई बार रीजेंट इसलिए भी अपॉइंट होता है क्योंकि राजा उस पर्टिकुलर टाइम में कहीं बाहर होता है, तो रीजेंट के अपॉइंटमेंट के डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं। बस ये ध्यान रखो, रीजेंट वो व्यक्ति होता है जो कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। ठीक है, कब कब देखता है? जब आपका मनाक माइनर हो, इनकैपेसिटेड हो, या एब्सेंट हो। ठीक है, अकबर मात्र 13 साल के हैं, इधर उधर से दुश्मनों से घिरे हुए हैं, तो इसलिए कह रहे हैं हम कि जो अकबर थे उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है, द री एस्टेब्लिश्ड मुगल एम्पायर वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये जो री एस्टेब्लिश्ड मुगल एम्पायर थी ये इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी। जो राजपूत थे और जो अफगान थे वो चाहते थे कि मुगल्स को इंडिया से बाहर उठा के फेंक दिया जाए। राजपूत हमारे अपने इंडिया के, ठीक है, वो क्यों चाहेंगे कि कोई दूसरी कंट्री से आया व्यक्ति हमारी कंट्री को रूल करे? तो राजपूत और अफगान दोनों ही चाहते थे कि मुगल्स को एक्सपेल कर दिया जाए इंडिया से। ठीक है, बस वो वेट कर रहे थे एक अप्रोप्रिएट टाइम का, कि एक सही टाइम मिल जाए और उस टाइम में हम इस मुगल एम्पायर को इंडिया से खत्म करें। स्ट्राइक करने के लिए वेट किया जा रहा था एक अप्रोप्रिएट टाइम का। ठीक है, वो कौन दो लोग थे, मतलब जो ग्रुप थे जो नहीं चाहते थे कि मुगल रूल रहे इंडिया में, तो वो थे राजपूत और अफगान्स। अब हम पढ़ेंगे बेटा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। हेमू जो कमांडर इन चीफ थे अफगान रूलर के, अब यहाँ से ये नाम बहुत ज़्यादा याद रखना, हेमू। ठीक है, कौन थे? कमांडर इन चीफ थे। और हम पढ़ के आ रहे हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। और वो अफगान रूलर का नाम क्या था? आदिल शाह। अफगान रूलर आदिल शाह के कमांडर इन चीफ थे कौन? हेमू। उन्होंने दिल्ली और आगरा दोनों को ही कैप्चर कर लिया। हेमू किसके कमांडर इन चीफ हैं? आदिल शाह के। ये बात समझ में आ गई? तो हेमू आए इंडिया में, उन्होंने दिल्ली और आगरा दोनों को ही कैप्चर कर लिया। पर यहाँ अकबर पीछे कहाँ रहने वाले थे? अकबर ने अटैक किया और रिकैप्चर किया दिल्ली को भी और आगरा को भी। ठीक है, पहले हेमू ने दिल्ली और आगरा के ऊपर कंट्रोल कर लिया, फिर अकबर आए, अकबर ने अटैक किया और रिकैप्चर कर लिया दिल्ली और आगरा को। और इन दोनों की फोर्सेस कहाँ मिली थी बेटा? पानीपत में। कब मिली थी? 1556 में। ठीक है, 1556 में अकबर की सेना और आदिल शाह की में सेना, जिसको लीड कर रहे थे हेमू, कहाँ मिली थी? पानीपत में। कब मिली थी? 1556 में। इसे ही कहते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो आप सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत का पहले तो ईयर याद रखेंगे, कब हुआ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत? 1556 में। किस किस के बीच में हुआ? हेमू और अकबर। हेमू कौन थे? कमांडर इन चीफ थे। किसके कमांडर इन चीफ थे? आदिल शाह के। और अकबर कौन थे? मुगल रूलर। बेटा हेमू की जीत लगभग पक्की थी, बस जीतने ही वाला था हेमू। पर सडनली हुआ क्या? एक तीर, एक एरो आकर उस आंख में लगा, राइट आई में लग गया। तो बेटा आप सोचो कितना एक्सट्रीम पेन हो रहा होगा, एकदम से दिखना बंद हो गया होगा उसको। मतलब जब हमारी एक आंख में कुछ होता है तो दूसरी भी देखो अपने आप बंद होने लग जाती है, वो भी खुलती नहीं है। तो हेमू बिल्कुल वर्ज पर ही था कि भाई अब जीता, कि अब जीता। पर अचानक से एक तीर आया, उसकी राइट आई में लग गया, वो अनकॉन्शियस हो गया। और हमेशा वॉर में जो कमांडर इन चीफ होता है, जो आपका लीडर होता है, उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, लीडर खत्म, युद्ध खत्म। तो जैसे ही हुमायूं की कंडीशन को ये लोग देखते हैं कि वो अनकॉन्शियस हो गया है, तो पैनिक स्प्रेड हो गया पूरी आर्मी में। उसके जो सोल्जर्स थे वो डिस्पर्स करने लग गए, सोल्जर्स यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। ठीक है, तो हेमू को पकड़ लिया किसने? मुगल्स ने, मुगल की आर्मी ने, और उसे कैप्टिव मतलब पकड़ के बंदी बना के ले आए किसके सामने? अकबर के सामने। और अकबर ने ऑर्डर दे दिया कि भाई इसे आप मार दो। तो यहाँ पर बोलते हैं कि सब कुछ आपकी एबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता, कई बार लक भी बहुत कुछ होता है, भाग्य भी बहुत कुछ होता है। वो हेमू जो लगभग जीत चुका था, वो कैसे हार गया देखा आपने?
अब नो मोर सेक्शन को हम पढ़ेंगे। नो मोर सेक्शन को पढ़ने के पहले बेटा मैं तुम्हें हिंदी में एक क्या कहते हैं, क्या है, हिंदी में एक बढ़िया सा दोहा है, वो सुनो, ठीक है, जो इस बात को पूरी तरीके से सार्थक दिखाता है कि भाई आपकी ज़रूरत है तो लोग आपको पूछेंगे, आपकी ज़रूरत खत्म तो आपको पूछना बंद कर देंगे। देखो, एक दोहा है ना, काम पड़े कछु और है, काज पड़े कछु और, रही मन भावर के पड़े, नदी से रावत मार। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम हिंदुओं में शादी होती है तो दुल्हन के माथे पे एक मुकुट बांधा जाता है। जब तक मुकुट नहीं होगा शादी नहीं होगी, एक अलग सा मुकुट नहीं बांधते हैं पीछे, पर जैसे ही शादी हो जाती है तो उसको बहा दिया जाता है, पानी में डाल दिया जाता है। तो ऐसे ही बैरम खान की जब तक अकबर को ज़रूरत थी, वो माइनर थे, पूरा एडवांटेज लिया बैरम खान का अकबर ने, और जैसे ही अकबर 18 ईयर के हुए, जब समझ आ गई, उन्होंने बैरम खान को साइडलाइन कर दिया। 1560 में जब अकबर 18 साल के हुए तो उनकी इच्छा हुई कि भाई अब तो मुझे टोटल फ्रीडम चाहिए रूल करने की, एज इन वेन रिक्वायर्ड, जैसे चाहूँ वैसे, जब चाहूँ तब मैं कोई भी डिसीजन ले लूँ, मुझे कोई इंटरफेयर ना करे। ठीक है, अब बैरम खान को चाहिए थी टोटल फ्रीडम, बैरम खान को नहीं, अकबर को, सॉरी, किसको चाहिए थी, अकबर को। बैरम खान इस टाइम तक बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो चुके थे। किसको फ्रीडम चाहिए थी, अकबर को। किससे फ्रीडम चाहिए थी, बैरम खान से। अकबर अब अपने रूल को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, और इस टाइम तक बैरम खान बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो चुके थे। वो एडमिनिस्ट्रेशन में हर जगह हर स्पेयर में इंटरफेयर करते थे। अकबर ने बैरम खान को डिसमिस कर दिया और उन्हें ऑर्डर दिया कि जाओ आप मक्का घुमाओ। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, और मक्का आपको पता ही है सऊदी अरेबिया में। देखा, जब तक ज़रूरत थी, जब तक बैरम खान को रखा, जब खुद बड़े हो गए तो बैरम खान को साइडलाइन करके क्या बोले, भाई तुम्हारा काम हुआ, तुम जाओ मक्का, चले जाओ मक्का घुमाओ। Henceforth he took full charge of administration, और पूरा चार्ज उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। अब हम पढ़ेंगे अकबर की जीतों को। अकबर ने क्या क्या जीता। बैटल ऑफ पानीपत के बाद अकबर को पंजाब मिला, जौनपुर मिला, ठीक है। आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत जीतने के बाद अकबर ने क्या क्या जीता, पंजाब जीता, जौनपुर जीता, अजमेर जीता, ग्वालियर जीता। बैरम खान ने बहुत हेल्प की अकबर की इन विक्ट्रीज में, ठीक है। अकबर नहीं जीत पाते अगर बैरम खान नहीं होते तो। 1561 सी में मालवा को एनेक्स कर लिया मुगल एम्पायर में, ठीक है। मतलब मालवा भी किसका पार्ट बन गया, मुगल एम्पायर का पार्ट बन गया। बाज बहादुर जो रूलर थे मालवा के, उन्हें हरा दिया गया। देखो, बैटल ऑफ पानीपत के बाद अकबर के पास आ गया पंजाब, जौनपुर, अजमेर, ग्वालियर। बैरम खान ने बहुत हेल्प की इन युद्ध में, इन विक्ट्रीज में, इन जीतों में। 1561 में मालवा भी मुगल एम्पायर का पार्ट बन गया, मुगल एम्पायर एनेक्स्ड मालवा। और मालवा के रूलर कौन थे, बाज बहादुर, उन्हें हरा दिया गया था, तभी तो मालवा हाथ में आया ना। नेक्स्ट अकबर अटैक टू गोंडवाना। अब अटैक किया गया कहाँ पर, गोंडवाना पे। कब, 1564 सी में, और गोंडवाना को भी एनेक्स कर लिया गया। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, ठीक है। दोनों ही वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीति, है ना, राजनीतिक, और यूनिफिकेशन का मतलब होता है एकीकरण। अब इतने वास्ट एम्पायर में राजनीति एक जैसी चलनी चाहिए, ठीक है। तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की तैयारी करेंगे अब अकबर, राजनीतिक एकीकरण की तैयारी करेंगे। जो स्ट्रेटेजी थी अब हम उसकी बात करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की। आपको पता ही होगा क्या मतलब होता है स्ट्रैटेजी का, प्लानिंग, योजना, रणनीति। अब रणनीति बनाई गई, उसको देखेंगे हम क्या रणनीति थी। अकबर चाहते थे कि वो इंडिया में सुप्रीम पावर बन जाए, अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करें। कंसोलिडेट करने का मतलब क्या होता है बेटा, क्या मीनिंग होता है कंसोलिडेट करने का, अपनी स्थिति को और मजबूत कर लेना, अपने एम्पायर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लेना, ठीक है। तो अब इतने बड़े पार्ट को आपने जीत तो लिया ही है। अब जीतने के बाद नेक्स्ट कदम क्या होता है कि भाई ये हमारे पास इंटैक्ट रहे, हमारे रूल्स रेगुलेशन को माने। तो अब इस पर्टिकुलर एरिया को पक्का करना है कि भाई यहाँ पर रूल्स भी मेरे, रेगुलेशन भी मेरा, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ मेरा। तो अब ये करना चाहते हैं अकबर। ही अडॉप्टेड टू स्ट्रेटेजीज, उसने दो स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट किया। पहली स्ट्रेटेजी थी अलायंस और दूसरी थी कॉन्क्वेस्ट। पहला
उनके साथ संधियाँ कर ली जाएँ। दूसरा, अगर वो संधियाँ करने को मान नहीं रहे तो सीधे उनके ऊपर कॉन्क्वेस्ट, जीत ले ली जाए, युद्ध कर लिया जाए। जो चीफ किंगडम्स थी जिन्होंने अलायंस को एक्सेप्ट किया, उन्हें हाई पोजीशंस दी गई एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा, अकबर ने ओपनली बोला था कि इफ़ यू आर गोइंग टू कोऑपरेट विथ मी, अलायंस साइन करोगे तो आपको मेरे एम्पायर में बड़ी-बड़ी पोजीशंस मिल जाएँगी, अदरवाइज़ तो मुझे जीत ही लेना है आपको। देवर। अच्छा, अब हम मेन चीफ्स को पढ़ेंगे जिन्होंने अकबर को जॉइन किया थ्रू अलायंस। और अकबर ने ये भी बोल दिया था कि भाई तुम बस मेरे अलायंस को स्वीकार कर लो, मुझे अपना ओवरलॉर्ड मान लो और फिर अपने एम्पायर पे आप खुद रूल करते रहो, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। पर कहीं न कहीं ये आपको सुप्रीम तो मुझे मानना ही पड़ेगा। Those who rejected the alliance faced the Mughal army in the battlefield। और जिन लोगों ने अलायंस को नहीं माना, उनके साथ अकबर ने युद्ध किया। उनकी आर्मीज को मुगल आर्मीज के साथ टकराना पड़ा, मुगल आर्मी को फेस करना पड़ा। अब हम पहला डिस्कस करेंगे राजपूत पॉलिसी को। जैसे ही अकबर ने रियलाइज किया कि अगर राजपूत का सपोर्ट उन्हें मिल जाए तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स उसको मिलेंगे, ठीक है। हर जगह लड़ना ही काम नहीं आता बेटा, तो अकबर को ये समझ आ गई थी। अकबर ने बोला था कि अगर राजपूत मेरे सपोर्ट में रहें और मैं उन्हें रूल करने दूं, फिर भी बहुत बड़ा बेनिफिट मेरे साथ रहेगा, है ना। क्योंकि अगर मुगल एम्पायर को कंसोलिडेशन करना है इंडिया में तो राजपूत उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए उसने फ्रेंडशिप की और लॉयल्टी को स्वीकार किया किसकी, राजपूतों की। अच्छी खासी फ्रेंडशिप कर ली राजपूतों के साथ और राजपूत के साथ फ्रेंडशिप हो गई तो राजपूत इनके लॉयल भी बने। उसने फॉलोइंग स्टेप्स ली राजपूत को अपने साथ करने के लिए। पहली थी मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए राजपूत फैमिलीज के साथ। खुद शादी की राजा भारमल की बड़ी बेटी से, ठीक है। राजा भारमल कहाँ के थे, आमेर, आज का जयपुर, पहले का आमेर बोलते हैं उसको, इधर पे मिला अंबर, ठीक है। अंबर बोल दो, आमेर बोल दो या आज का करंट का जयपुर बोल दो, ठीक है। राजा भारमल की सबसे बड़ी बेटी से खुद अकबर ने शादी की। अच्छा, अब इनके नाम पे बहुत कंट्रोवर्सी है। देखो, हम जब मूवीज में देखते हैं, टीवी सीरियल्स में देखते हैं तो जोधा अकबर देखते हैं ना, जोधा। कुछ लोग कहते हैं भारमल की बड़ी बेटी का नाम जोधा था जिनकी शादी अकबर के साथ हुई। पर बाद में इस बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं जो उसके अगेंस्ट में जाते हैं, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो जोधा नहीं थी, वो हरका बाई थी, ठीक है। तो इसीलिए आपकी बुक में अच्छा ही हुआ, नाम ही नहीं दिया है, बस ये बोल दिया कि भारमल की बड़ी बेटी से अकबर की शादी हुई। राजा टोडरमल, राजा बीरबल, भगवान दास, राजा मान सिंह, इन्हें भी हाई पोस्ट पे अपॉइंट किया गया था अकबर के कोर्ट में। किस किस को हाई पोस्ट, अब बेटा किस किस को हाई पोस्ट मिली है अकबर के कोर्ट में, हम उनके नाम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राजा टोडरमल, राजा बीरबल, भगवान दास, राजा मान सिंह, इन सबको अकबर के कोर्ट में हाई पोस्ट पे अपॉइंट किया गया। एक बार नाम फिर से, राजा टोडरमल, राजा बीरबल, भगवान दास, राजा मान सिंह। और बेटा जितने भी हारे हुए राजपूत रूलर्स थे उनको भी अकबर ने कह दिया कि ठीक है, आप अपनी किंगडम्स पे रूल करते रहो। तो यहाँ राजपूत खुश, एक तो हारे भी और फिर भी रूल करने मिल रहा है। राजपूत क्वींस को पूरी फ्रीडम दी गई कि आपकी शादी जरूर मुगल्स में हुई है ना, पर आप अपनी फेथ को ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो जो राजपूत क्वींस थी उन्हें फ्री छोड़ा गया कि आप जैसे चाहें वैसे अपने फेथ को ऑब्जर्व करें। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जोधाबाई, या चलो जोधाबाई नहीं थी, हरकाबाई थी, दोनों में से जो भी थी, उसके लिए जो अकबर थे उनके पैलेस में मंदिर भी बना हुआ था। अब जो सबसे डेंजरस पॉइंट है वो ध्यान से सुनो। अगर आपने अलायंस एक्सेप्ट कर लिया तो आपका जीवन बढ़िया है, पर वो रूलर्स जो अलायंस एक्सेप्ट नहीं करते थे उन्हें ट्रीट किया जाता था मर्सीलेसली। मर्सीलेसली का मतलब क्या होता है, निर्ममता, दयाहीनता, उन पे कोई दया नहीं दिखाई जाती थी, उनसे निर्ममता के साथ व्यवहार होता था। उनके ऊपर बड़े अत्याचार हुए हैं, किनके ऊपर, जिन्होंने अलायंस को एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे रूलर ऑफ मेवाड़, राणा उदय सिंह रूलर थे मेवाड़ के। अकबर ने उन्हें डिफीट किया, कैप्चर कर लिया चित्तौड़ को, जो कि कैपिटल था मेवाड़ का। राणा उदय सिंह जो रूलर थे मेवाड़ के, अकबर ने उन्हें हराया,
चित्तौड़ कैप्चर कर लिया, जो क्या था, मेवाड़ की कैपिटल था। बाद में रणथंभौर को भी कैप्चर कर लिया, ठीक है। इट वॉज एन अलाई ऑफ उदय सिंह। रणथंभौर के जो रूलर थे वो हेल्प कर रहे थे उदय सिंह, तो उन्हें भी नहीं छोड़ा, उससे भी कैप्चर कर लिया। उदय सिंह के जो बेटे थे महाराणा प्रताप, उन्होंने फाइट कंटिन्यू रखी मुगल के साथ। महाराणा प्रताप के पापा थे राणा उदय सिंह, जिन्होंने भी डट के मुकाबला किया अकबर से। पर होता है बेटा, कोई जीतता है कोई हारता है। अकबर जीते, राणा उदय सिंह हारे। कैप्चर कर लिया गया चित्तौड़ को, जो कि कैपिटल था मेवाड़ का। रणथंभौर कैप्चर कर लिया गया। पर उदय सिंह के जो बेटे थे महाराणा प्रताप, उन्होंने अपनी फाइट को कंटिन्यू रखा। अकबर ने बहुत सारे पीस मिशंस भेजे, है ना, कि भाई वो महाराणा प्रताप को अपनी साइड करे। इतने सारे पीस मिशन भेजे अकबर ने, बहुत बार भेजे, सेवरल लिखा है बेटा, बहुत बार भेजे, कि जिससे महाराणा प्रताप आत्मसमर्पण कर दें। पर महाराणा प्रताप ने हर बार रिफ्यूज किया। फाइनली मानसिंह ने हरा दिया महाराणा प्रताप को बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। बैटल ऑफ हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप हारे, मानसिंह जीते। मानसिंह किसकी साइड से लड़ रहे थे? अकबर की साइड से। अभी हमने पढ़ा ना कि मानसिंह राजपूत रूलर थे, जो कि अकबर के कोर्ट में बहुत बढ़िया पोजीशन पे थे, है ना। तो मानसिंह जाते हैं महाराणा प्रताप से लड़ने, महाराणा प्रताप को हटा देते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी में 1576 में। महाराणा प्रताप एस्केप्ड टू हिल्स, और महाराणा प्रताप भाग जाते हैं हिल्स की तरफ। अकबर ब्रॉट मोस्ट ऑफ मेवाड़ अंडर हिज कंट्रोल, और अब पूरा मेवाड़ किसके पास आ जाता है? मोस्ट ऑफ मेवाड़ लिखा है, पूरा तो नहीं लिखा। खैर, मेवाड़ का बहुत बड़ा पार्ट अकबर के पास आ जाता है। जैसे ही मेवाड़ की डिफीट होती है, जितने भी राजपूत रूलर होते हैं वो अकबर की सुज़ेरनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखो, बहुत ज़्यादा आशाएं होती हैं राजपूत रूलर को, किससे? उदय सिंह से, महाराणा प्रताप सिंह से, कि यार ये लड़ रहे हैं जब तक हम सेफ हैं। पर होता क्या एट द एंड, जब ये लोग सरेंडर कर जाते हैं या ये लोग हार जाते हैं, तो बेचारे राजपूत रूलर भी टूट जाते हैं और अकबर की सुज़ेरनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अकबर के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया गया, किसके द्वारा? राजपूत रूलर्स के द्वारा। सुज़ेरेनिटी अधिपत्य होता है, ठीक है, लॉर्डशिप, है ना। अब हम पढ़ेंगे बेटा आपकी बुक में जो मीनिंग दिया है सुज़ेरेनिटी का। क्या होती है सुज़ेरेनिटी? द राइट ऑफ अ कंट्री टू रूल ओवर अनदर कंट्री। एक कंट्री का राइट कि भाई वो दूसरी कंट्री को भी रूल कर पाए, उसको कहते हैं सुज़ेरेनिटी। और अकबर की सुज़ेरेनिटी को अब सारे रूलर्स ने एक्सेप्ट कर लिया, मोस्टली राजपूत्स ने। सुज़ेरेनिटी, ठीक है, याद रखना, एक कंट्री का राइट दूसरी कंट्री के ऊपर रूल करने का। अब हम पढ़ेंगे बेटा गुजरात विजय को, गुजरात जीत को। अब बेटा अकबर गुजरात की तरफ अपने ध्यान को लगाते हैं कि भाई अब मुझे गुजरात चाहिए, क्योंकि गुजरात था वेल्दी स्टेट। उस अकबर ने गुजरात को जीता 1573 सीई में। जो मोस्ट एडवेंचरस मिलिट्री कैंपेन था अकबर का, ठीक है। अकबर ने अभी तक बहुत सारी जीतें हासिल की थी, पर सबसे मोस्ट एडवेंचरस मिलिट्री कैंपेन अकबर का गुजरात विक्ट्री ही था। He built the बुलंद दरवाज़ा in remembrance of his victory। और जब उसने गुजरात जीता तो गुजरात जीतने की खुशी में क्या बनवा दिया बेटा? बुलंद दरवाज़ा। ये है बुलंद दरवाज़ा, जिसको बनाया अकबर ने किसकी खुशी में? गुजरात जीतने की खुशी में। और कहाँ पर है ये? फतेहपुर सीकरी में। बेटा अब हम पढ़ेंगे एनेक्सेशन ऑफ बंगाल। बंगाल को कैसे एनेक्स किया? तो अकबर ने अब अपना ध्यान केंद्रित किया ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल पे, कि भैया अब क्या, तो अब मुझे चाहिए बंगाल। क्यों चाहिए बंगाल? बंगाल एक तो रिचेस्ट प्रोविंस तो था ही था, साथ ही साथ देखो बूटीज, गोल्ड, ये सब तो था ही था। फर्टाइल लैंड थी वहाँ की, पानी की कोई कमी थी नहीं, वहाँ पर कुछ भी ग्रो करो इजीली ग्रो हो रहा था। तो बंगाल को भी अकबर ने नहीं छोड़ा, बंगाल को भी एनेक्स कर लिया 1576 सीई में। 1576 कॉमन एरा में अकबर ने किसको भी एनेक्स कर लिया? बंगाल को भी। बाद में इन्होंने कश्मीर जीता, कब? 1586 सी में। 1586 सी में जैसे ही कश्मीर जीता, अकबर अब एक्सट्रीम नॉर्थ में भी पहुंच गए थे, ठीक है। कांधार मिला, काबुल मिला कब? 1587 में, ठीक है। अकबर को पहले कश्मीर मिला 1586 में, कांधार काबुल मिला 1587 में, सिंध मिल गया 1590 सीई में। थोड़ा सा याद रखना मुश्किल है, पर याद तो करना पड़ेगा। बंगाल का एनेक्सेशन 1576, कश्मीर जीता 1586, कांधार काबुल जीता 1587, सिंध जीता 1590।
ये जो विक्ट्रीज थी, इस वजह से इन्हें क्या मिल गई? प्रोटेक्शन। वो एरिया जो सबसे डेंजरस जोन था वो भी इनके कंट्रोल में, तो ऑल इन ऑल क्या दिया उस एरिया ने इन्हें? प्रोटेक्शन। दीज विक्ट्रीज एनेबल्ड हिम टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स, और इन जीतों की वजह से वो अपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स को भी प्रोटेक्ट कर पाए। अब हम पढ़ेंगे डेक्कन कैंपेन को। अब साउथ में जाना है अकबर को। अकबर चाहते थे कि उन्हें लॉयल्टी मिल जाए, कहाँ की? डेक्कन किंगडम्स की भी। ठीक है, ही हैड वन ओवर नदर्न एंड सेंट्रल इंडिया। नदर्न और सेंट्रल इंडिया तो अकबर के पास आ ही गया था, अब उसने अपने ध्यान को लगाया डेक्कन की तरफ। डेक्कन वेल्दी था। अच्छा, अगर हम साउथ की बात करें, साउथ के टेम्पल्स की बात करें, तो वो सच में वेल्दी थे बेटा। जितनी लूट पाट इंडिया के नॉर्थ पार्ट में हुई है, साउथ में कभी हुई नहीं है। साउथ ऑलमोस्ट रिच था। अकबर ने पहले कोशिश की कि भैया डायलॉग्स के थ्रू, बातचीत के थ्रू ये किंगडम्स मेरी लॉर्डशिप को एक्सेप्ट कर लें, मेरी सुजेनिटी को एक्सेप्ट कर लें, पर ऐसा हुआ नहीं। उन लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया। अकबर ने मिलिट्री एक्शन लिया, लॉन्ग स्ट्रगल हुआ, पर बाद में बेरार इनके पास आ गया 1596 सी में। खानदेश आया 1601 में। अहमदनगर के भी कुछ पार्ट आ गए। चांद बीवी गेव द टफेस्ट रेजिस्टेंस इन डेक्कन। डेक्कन में सबसे ज़्यादा परेशानी तकलीफ कोई दी अकबर को, तो वो किसने दी? चांद बीवी ने दी। चांद बीबी कहाँ की महारानी थी? अहमदनगर की। और इस तरीके से इन्होंने रेजिस्टेंस दिया है ना अकबर को, कि अकबर खुद इनकी तारीफ करते हैं कि भाई ये कितनी महान है, कितनी बढ़िया लीडरशिप है, कितनी बढ़िया मिलिट्री पर्सनील है। कौन? चांद बीबी। कहाँ की महारानी थी? अहमदनगर की। अकबर के पास अब वास्ट एम्पायर आ गया था। इसकी जो बाउंड्रीज थी वो हिमालय, नॉर्थ में हिमालय से साउथ में गोदावरी तक थी। ब्रह्मपुत्र ईस्ट में है, तो ईस्ट में ब्रह्मपुत्र से लेकर के वेस्ट में हिंदू कुश तक थी। फिर से ध्यान से सुनो, अगर हम बात करें कहाँ से कहाँ तक हमारे अकबर का रूल था, तो यहाँ पर कहाँ पर की बात कर रही हूँ मैं? वेस्ट की। तो यहाँ पर हिंदू कुश से लेकर के ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर तक थी। नॉर्थ में हिमालय से लेकर यहाँ कृष्णा रिवर तक इतना बड़ा एरिया किसके पास था बेटा? अकबर के पास था। क्विक रिविजन के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। Student, if you have any doubt, any problem, do write in comment section because I am ending this video here only. अगर कोई सजेशन देना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।